नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे उत्तराखंड में बजरंग दल के सदस्यों को क्यों किया गया गिरफ्तार। उसके बाद हम जानेंगे मनरेगा को लेकर क्या बोले राहुल गांधी। उसके बाद हम जानेंगे यूपी में एसआईआर में क्यों कटे करोड़ों वोटर्स के नाम। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इस साल सऊदी अरब ने डिपोर्ट किए सबसे ज्यादा भारतीय। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के काशीपुर में 9 साल से शॉल बेचकर पेट पालने वाले कश्मीरी युवक बिलाल अहमद, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कश्मीर से आता है, उसे दिन दहाड़े घेर कर पीटा गया, धमकाया गया, गालियां दी गई और कैमरे के सामने उससे देशभक्ति के नारे लगवाए गए और उसकी देशभक्ति का इम्तिहान लिया गया। उससे कहा गया कि भारत माता की जय बोलो, और ये सब भीड़ के सामने हुआ, कैमरे के सामने हुआ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि क्या भारत में रोजी कमाने का हक अब सिर्फ इस शर्त पर मिलेगा कि कौन सा नारा कैसे और कितनी बार बोला जाएगा। यह हमला उस व्यक्ति पर कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, ये सोची समझी गुंडागर्दी थी, जिसके पीछे कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े लोगों के नाम सामने आए और उन गुंडागर्दी करने वालों को कोई नहीं रोकता। यही सबसे डरावनी बात है। हिंसा सामान्य बनती जा रही है, तमाशा बनती जा रही है। कश्मीरियों को हर आतंकी घटना के बाद सामूहिक सजा क्यों दी जा रही है? दिल्ली में कुछ हुआ तो उत्तराखंड में शॉल बेचने वाले को क्यों पीटा गया? क्या नागरिकता अब शक के कटघरे में खड़ी है? पुलिस हरकत में तब आई जब वीडियो वायरल हुआ, सांसदों और नेताओं ने आवाज उठाई, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। धाराएं लंबी है, बयान सख्त है, पर असली सवाल कार्रवाई का नहीं, माहौल का है। ये दूसरा मामला है जब कश्मीरी शॉल विक्रेता को निशाना बनाया गया। क्या ये इत्तेफाक है या पैटर्न? अगर आज बिलाल है तो कल किसका नंबर होगा? देशभक्ति अगर डर से बोली जाएगी तो वो देशभक्ति नहीं कहलाएगी। कानून कहता है नारा बोलना अधिकार नहीं, मजबूरी नहीं, और संविधान साफ कहता है किसी को भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता। आज जरूरत सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं, साफ संदेश की है। सड़क पर खड़े होकर देश तय नहीं होता है। भारत किसी एक नारे का बंधक नहीं है। अगर रोजी कमाने आया कश्मीरी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो हमारी हार है, कानून की, समाज की और उस विचार की जो भारत को सबका घर कहता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि मनरेगा से जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ में राहुल गांधी ने आज साफ शब्दों में कहा कि मनरेगा कोई दया की योजना नहीं थी, ये देश के करोड़ों गरीबों का कानूनी अधिकार था, राइट बेस्ड स्कीम थी। और जब किसी सरकार को गरीबों के अधिकार से ही डर लगने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी का कहना है कि मनरेगा को खत्म करना या उसका नाम बदलना महज प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि ग्रामीण भारत पर सीधा हमला है, और एक ऐसा हमला जिसमें पैसा राज्यों से छीना जा रहा है, ताकत केंद्र में समेटी जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे यह डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कड़े शब्दों में चेताया कि मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन अब जरूरी हो गया है। खड़गे ने कहा कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। इसी के साथ हमने जय संविधान, जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि यूपी में SIR और करोड़ों वोटर्स के नाम कटने से जुड़ी है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति और लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसे सिर्फ डेटा कहकर टाल देना लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। यूपी में SIR का काम पूरा हो चुका है और नतीजा है कि 2,89,00,000 वोटर्स अचानक सिस्टम से गायब कर दिए गए। जी हां, करीब 3 करोड़ नागरिकों को वोट नहीं देने दिया जाएगा और सरकार इसे एक सामान्य प्रशासनिक प्रोसेस की तरह पेश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को आएगी या अंतिम सूची 28 फरवरी को।
सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी एक झटके में लोकतंत्र से बाहर कैसे कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप के मुताबिक एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, लेकिन 26 दिसंबर तक के आंकड़ों में 2.89 करोड़ नाम काटे जा चुके हैं। इनमें बताया जा रहा है कि 1.26 करोड़ लोग यूपी से बाहर स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं। 45.95 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 23.32 लाख वोटर्स जो हैं वो डुप्लीकेट थे। 84.20 लाख लोग लापता हैं और 9.37 लाख लोगों ने फॉर्म ही जमा नहीं किए। जरा ठहरिए, 84 लाख लोग लापता हैं। क्या ये कोई युद्धग्रस्त देश है? क्या यूपी में कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, या फिर ये शब्द सिर्फ वोट काटने को वैध बनाने के लिए गढ़ा गया है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11 दिसंबर को जब आंकड़े आए थे तब 2.91 करोड़ नाम कटे थे। इसके बाद 15 दिन का वक्त और दिया गया, फिर भी सिर्फ 2 लाख नाम ही वापस जुड़े। यानी जिन लोगों का नाम काटा गया ये वो या तो जानकारी से वंचित थे या इतनी जटिल प्रोसेस में फंस गए कि उनका अधिकार ही छीन लिया गया। यही नहीं, यूपी अकेला राज्य नहीं है। इससे पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 59 लाख वोटर्स ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हर जगह लाखों नाम कटे। क्या पूरे देश में अचानक करोड़ों लोग मर गए? यह लोकतंत्र में भाग लेने लायक ही नहीं बचे। सरकारी दलील यह है कि यह शुद्धिकरण है, लेकिन लोकतंत्र में शुद्धिकरण वोटर का नहीं सिस्टम का होता है। वोटर को साबित करना पड़े कि वो जिंदा है, वहीं रहता है, वहीं सांस लेता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये वही गरीब हैं, वही मजदूर हैं, वही प्रवासी हैं जो रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य जाता है। क्या रोजगार की मजबूरी या वोट छीनने की सजा बन गई है? और सूत्र बताते हैं कि यूपी निर्वाचन आयोग और बीजेपी दोनों एसआईआर का वक्त और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन तीसरी बार तारीख नहीं बढ़ाई गई। यानी जल्दबाजी में एक ऐसी प्रोसेस पूरी कर दी गई जिसका असर सीधे आने वाले यूपी के चुनावों पर पड़ेगा। यही वजह है कि विपक्ष से वोट चोरी कह रहा है और सवाल बिल्कुल जायज है। अगर 3 करोड़ वोटर हटते हैं तो सत्ता का फायदा किसे मिलेगा? अब कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी और 21 फरवरी तक उसका निस्तारण होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन लोगों का वोट कटा है उन्हें पता ही नहीं है कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं। जिनके पास इंटरनेट नहीं, समय नहीं, संसाधन नहीं, उनका लोकतंत्र यहीं खत्म हो जाता है। ये सिर्फ यूपी की खबर नहीं है, ये उस सोच की खबर है जिसमें चुनाव जीतने के लिए वोटर को ही संदिग्ध बना दिया गया है। आज वोट काटे जा रहे हैं, कल शायद बोलने का अधिकार भी डुप्लीकेट बता दिया जाएगा। अगर लोकतंत्र में नागरिकों को ही बार बार साबित करना पड़े कि वो मौजूद है तो फिर सवाल उठता है, ये लोकतंत्र है या सत्ता का फिल्टर वाला सिस्टम? और सोचिए, 3 करोड़ वोट ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये यूपी के कई जिलों की कुल आबादी से ज्यादा है और जब इतनी बड़ी संख्या में नाम कटते हैं तो इसे तकनीकी प्रोसेस नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप कहा जाता है। अब बात करते हैं सऊदी अरब और भारत से जुड़ी खबर की। सऊदी अरब को लेकर जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ डिपोर्टेशन के आंकड़े नहीं हैं, ये भारत की उस सच्चाई का आईना है जिसे सरकारें छुपाकर रखना चाहती हैं। टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक शोर मचा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को अमेरिका से निकाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत से सबसे ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से नहीं सऊदी अरब ने बाहर किया है। और ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, बल्कि खुद भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के जरिए राज्यसभा में यह आंकड़ा पेश किया। साल 2025 में 81 देश से 24,600 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें 11,000 से ज्यादा सिर्फ सऊदी अरब से हैं, जबकि अमेरिका से ये संख्या 3,800 है। सवाल उठता है, अगर अमेरिका को कोसना इतना आसान है तो सऊदी अरब पर सरकार की जुबान क्यों बंद है? यहाँ गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये हजारों घरों की उजड़ी उम्मीदें हैं। ये वो लोग हैं जो एजेंटों को लाखों रुपए देकर विदेश गए, जिनसे कहा गया बस पहुंच जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वहां पहुंचते ही कोई वर्क परमिट नहीं, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं, नियोक्ता बदलने की मनाही, वीजा खत्म होने के बाद की मजबूरी और फिर उसके बाद जो रुकना होता है और फिर एक दिन पुलिस, जेल और सीधे डिपोर्टेशन। गल्फ देशों में ये कहानी आम है, जहां भारतीय मजदूर सबसे सस्ता और सबसे असुरक्षित श्रम बनकर रह गया है और सरकार आंकड़े पढ़कर आगे बढ़ जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका से डिपोर्टेशन को ट्रंप की सख्ती बताया जा रहा है, लेकिन गल्फ देशों में दशकों से चल रही इस सख्ती पर कभी संसद में हंगामा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां से तेल आता है, निवेश आता है, लेकिन वहां भारतीय मजदूरों की जिंदगी सस्ती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार से गए कंस्ट्रक्शन वर्कर, केयर गिवर, घरेलू मजदूर न भाषा जानते हैं न कानून। एजेंट धोखा देते हैं, अवैध काम में फंसाते हैं और पकड़े जाने पर वहीं एजेंट गायब हो जाते हैं, फिर जेल
और फिर डिपोर्टेशन का दर्द इन लोगों को सहना पड़ता है। और भारत लौटने पर कोई मुआवजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई सरकारी शर्मिंदगी तक नहीं। और सिर्फ मजदूरी ही नहीं, छात्र भी नहीं बचे। 2025 में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र ब्रिटेन से डिपोर्ट हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका। यानी पढ़ाई के नाम पर भेजे गए बच्चे भी सिस्टम की लापरवाही की बलि चढ़ गए। डिपोर्ट होने का मतलब सिर्फ घर लौटना नहीं होता, इसका मतलब है भविष्य का ब्लैकलिस्ट होना, दोबारा वीजा का सपना टूटना और परिवार का कर्ज का बोझ पड़ना। बहरहाल अब ये जो रिपोर्ट सामने आई वो मैंने आपको बताई। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।